हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्री लीगल सीरीज बाय जुडिशियल ड्रीम। जैसा कि हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर्स में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स, डॉक्ट्राइन्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इसी के साथ साथ हमारे जो सेक्शन 10 में असेंशियल एलिमेंट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट आता है पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो हमें सेक्शन नंबर 11 ने बताया है। कौन सी पार्टीज होती हैं कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? पर्सन जो मेजर है, साउंड माइंड का है एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। तो हमने ये चंक अपना पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। अब आज हम अपने सेक्शन 10 के सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट पे चलने वाले हैं, दैट इज द कंसेंट। फाइन, सो मूविंग विद टुडेज लेक्चर, आज हम बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से बहुत से एमसीक्यूज एज वेल एज आपके मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, एंड दैट इज योर कंसेंट। क्योंकि हमने पढ़ा था एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टीज की। तो फ्री कंसेंट में दो वर्ड्स आते हैं हमारे पास, एक आता है फ्री, एक आता है कंसेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंसेंट क्या होता है, देन हम डिस्कस करेंगे कि कंसेंट को फ्री कंसेंट कब बोला जाता है। देन जो फर्स्ट एलिमेंट है जो किसी भी कंसेंट को इफेक्ट करता है, दैट इज योर कोर्जन। तो हम वो डिस्कस करेंगे। देन हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं है, उनका इफेक्ट क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। देन कुछ लीडिंग केस लॉस एंड फाइनली हम डिफरेंस डील करेंगे कोर्जन एंड ड्यूरेस के बीच में। फाइन, सो मूविंग ऑन विद टुडेज क्लास, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 13, जो क्या डिफाइन करता है, कंसेंट डिफाइन करता है। सो ये जो वर्ड है कंसेंट, बेसिकली ये किस पे बेस्ड है, एक लैटिन टर्म पे बेस्ड है, दैट इज नोन एज कंसेंसस एड एडम, जिसका मतलब क्या होता है, मीटिंग ऑफ माइंड। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, लैटिन टर्म कौन सी है, कंसेंस एड आइडम भी बोल सकते हैं, कंसेंस एड एडम भी बोल सकते हैं, दैट डजंट मैटर। एंड जिसका मीनिंग क्या है, मीटिंग ऑफ माइंड्स। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू। फाइन, अब हम बात करेंगे कि सेक्शन 13 के अंदर हमें किसकी डेफिनेशन दी गई है, कंसेंट की। तो सेक्शन 13 क्या बोलता है, कंसेंट डिफाइंड, टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो दो चीजें हैं, एक तो सेम थिंग पे एग्री करना और सेम सेंस पे एग्री करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मैं अपने इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी और सीपीसी का बेयर एक्ट आपको सेल करूंगी। आपने क्या समझा कि मैम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पीनल कोड का बेयर एक्ट सेल करना चाहती है। तो क्या हुआ, यहाँ पर थिंग डिफरेंट थी, आपने डिफरेंट सेंस में उस चीज को लिया, तो इसलिए हम दोनों के बीच में क्या नहीं है, कंसेंट नहीं है। सो सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस, जब कोई पार्टीज अग्री करेंगी तो दैट इज योर कंसेंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, टू और मोर पर्सन, क्योंकि हमें पता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिनिमम आपके पास दो पार्टीज होनी चाहिए, जो हमने पढ़ा था, प्रॉमिसर यानी कि जो ऑफर देता है एंड प्रॉमिसी जो कि इन रिटर्न एक्सेप्टेंस देता है। सो आई होप आपको कंसेंट की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। A agrees to sell his house to B. A owns 3 houses and want to sell his house in Mumbai. ठीक है, A ने बोला B को कि मैं अपना आपको घर सेल करना चाहता हूँ। उनके पास 3 घर थे और वो कौन सा सेल करना चाह रहे थे, मुंबई वाला। अब B को क्या लगा, B thinks he is buying his Delhi house। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। Here A and B have not agreed upon the same thing in the same sense. Therefore there is no consent and no contract afterwards. सो आई होप आपको सेक्शन 13, क्योंकि ये आपका की सेक्शन है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे सेक्शन 14 की, जो हमें क्या बताता है, फ्री कंसेंट। तो दोनों सेक्शंस में कंफ्यूज नहीं होना है, सेक्शन 13 कंसेंट बताता है, सेक्शन 14 फ्री कंसेंट बताता है। तो कब बोला जाएगा कि कंसेंट फ्री है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, यानी कि जब आपकी कंसेंट इन 5 फैक्टर्स से अफेक्ट नहीं होती है, तब हम बोलते हैं कि कंसेंट क्या है, फ्री कंसेंट है। सो पहला क्या है, कोवर्जन, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, एंड ये आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 15 में दिया गया है। सारे सेक्शंस ऑन टिप्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। देन हमारे पास आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, दैट इज सेक्शन नंबर 16। देन फ्रॉड, दैट इज सेक्शन नंबर 17। मिसरिप्रेजेंटेशन, दैट इज योर सेक्शन नंबर 18 एंड मिस्टेक, दैट इज योर सेक्शन नंबर 20, 21, 22। अब आप लोग पूछेंगे सेक्शन नंबर 19 क्या है। सो सेक्शन नंबर 19 के अंदर अगर आपकी जो कंसेंट है वो अफेक्टेड है
कोअर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन से, यानी कि ये चारों फैक्टर से। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होगा, ये हमें सेक्शन नंबर 19 बताता है। सेक्शन नंबर 19 में मिस्टेक के इफेक्ट के बारे में नहीं बताया गया है। सो ये तो हम अपने आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज कोअर्जन हम डिस्कस करेंगे। और सेक्शन 13 और सेक्शन 14 की जो स्लाइड्स है, ये आपको जब तक हमारा मिस्टेक तक का पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा, हर लेक्चर के अंदर मैं आपको शो करूंगी, ताकि आपको ये सेक्शंस जो है टिप्स पे याद हो जाए। फाइन। सो अगर आपको अभी तक किसी भी लेक्चर में या अभी तक इस वाली प्रेजेंटेशन के अंदर भी जो हमने स्लाइड्स डिस्कस करी है, अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, देन यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। फाइन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला फैक्टर, दैट इज व्हाट, कोअर्जन। था सेक्शन नंबर 15 के अंदर ये डिफाइन किया गया है। तो क्या डेफिनेशन दी गई है, अब आपको इसको दो पार्ट्स में पढ़ना है। जैसे कि हमारे पास किसी भी ऑफेंस के लिए क्या होता है, एक होता है मेंस रिया, यानी कि उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, और एक होता है एक्टस रिया, यानी कि हमारा एक्ट क्या है। तो इसी तरीके से कोअर्जन की डेफिनेशन भी हमारे पास दो पार्ट्स में है, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट किया है। तो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, ये जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे रिलेटेड टू फ्री कंसेंट, इसी तरीके से आपको पार्ट्स में लिखना है, क्योंकि ये सारे पार्ट्स मिलकर ही डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। सो नाउ फोकस। सबसे पहला पार्ट क्या बोलता है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। इसका मतलब कमिट कर चुके हैं या आप डरा धमका भी रहे हैं। कोई भी एक्ट, कैसा एक्ट, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, या अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। क्या क्या एक्ट इसमें बाहर कर रखे हैं, कोई भी एक्ट जो कि आईपीसी ने बोल रखा है कि नहीं ये तो अनलॉफुल है, या फिर आप क्या कर रहे हैं, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को डिटेन कर रहे हैं, या फिर उसको थ्रेटन कर रहे हैं। तो यहाँ आपका एक्टस रिया वाला पोर्शन क्या आ गया, एनी एक्ट वाला, या तो आईपीसी से बाहर है, या प्रॉपर्टी के थ्रेटनिंग करना, प्रॉपर्टी को डिटेन करना, या उसके लिए थ्रेटन करना। टू द प्रिजुडाइस ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर इंटेंशन। अब देखिए मेंसरिया वाला पार्ट, क्योंकि इंटेंशन वर्ड हमें क्या शो करता है, आपका मेंसरिया। इंटेंशन क्या है, ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। तो आपकी यहाँ पर क्या करवाना क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि वो जो सामने वाला पर्सन है वो इस थ्रेट में आकर किसी अग्रीमेंट में एंटर करे। तो एक बार वापस से हम डेफिनेशन रीड करेंगे, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड और अनलॉफुल डिटेनिंग or threaten to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, इसको गोली दिखाकर क्या चाह रहा है इसे, कि ये इस अग्रीमेंट में एंटर करे। तो दैट इज योर कोअर्जन, यानी कि किसी को फोर्स करना या कंपेल करना कि वो कुछ करे, किस रीजन से, डर के रीजन से। ठीक है। सो इसमें हमारे पास क्या हुआ, एक बार मैं वापस आपको इसका समराइज कर देती हूँ। कमिट करना या थ्रेटन भी देना कोअर्जन माना जाएगा। किस चीज़ के लिए, या तो कोई ऐसा एक्ट करने के लिए जो आईपीसी ने अनलॉफुल बोला है, या आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन करने के लिए या थ्रेटन करने के लिए, किस इंटेंशन से, ताकि आप वो उस अग्रीमेंट में एंटर करें। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल, ए थ्रेटन्स टू हर्ट बी इफ इट डज नॉट सेल हिज हाउस टू ए फॉर 5 लाख रुपीज। तो यह इंटेंशन क्या है कि भाई बी अपना घर सेल करे, इसके लिए वो क्या कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है उसको हर्ट करने की, यानी कि सिर्फ अभी क्या हो रही है, थ्रेटनिंग हो रही है। हेयर इवन इफ बी सेल्स द हाउस टू ए इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सीज बीज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय कोअर्जन। तो अगर वो इस एग्रीमेंट में एंटर हो भी चाहते हैं, देन ऑल्सो दिस एग्रीमेंट विल नॉट बी अ वैलिड एग्रीमेंट, या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। सो आई होप आपको तीनों सेक्शन, दैट इज योर 13, 14, 15, तीनों की डेफिनेशंस बाय हार्ट अच्छे से याद कर लीजिए, बिकॉज इन मीन्स यू हैव टू राइट द डेफिनेशन एज इट इज, क्योंकि जो चीज़ हमारे बेयर एक्ट में डिफाइंड है उनको हमको प्रॉपरली विद ऑल एलिमेंट्स लिखना होता है। तो आप इसको 3 पार्ट्स में से याद कर सकते हैं। ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे इफेक्ट क्या होता है। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक को छोड़ के मिसरिप्रेजेंटेशन, इन सब का इफेक्ट आता है, तो वो होता है वॉइडेबल। अब जब हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी, अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि वॉइडेबल कौन सा होता है, जो किसी अग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉरवर्ड कर सकती है, कैरी ऑन कर सकती है, और अगर नहीं चाहे तो उसको
टर्मिनेट या वॉइड डिक्लेयर करा सकती है। तो ये जो वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, चलो वैलिड तो आपको पता है क्या होता है, लेकिन वॉइड और वॉइडेबल का जो डिफरेंस है उनको एकदम से अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कौन से अग्रीमेंट्स वॉइड है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हैं, सबके इफेक्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई अग्रीमेंट वॉइड है और आपने उसको वॉइडेबल बता दिया तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए जहाँ पर आपकी कंसेंट फ्री नहीं है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोवर्जन की वजह से, तो इन दैट केस आपका अग्रीमेंट का इफेक्ट क्या आने वाला है, वॉइडेबल आने वाला है। सो इफेक्ट हमें दे रखा है सेक्शन नंबर 19 में। So as per the provisions of section 19 of the Indian Contract Act, when consent to an agreement is caused by coercion, the contract will be voidable at the option of the party whose consent was so caused. ठीक है, तो जिस भी पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है उस पार्टी के पास ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो जो आपको सेक्शन नंबर 19 है वो आपको हमेशा सेक्शन नंबर 14 यानी कि दैट इज योर फ्री कंसेंट, तो यानी कि आपको 14 के साथ हमेशा कौन सा सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन नंबर 19, ये आपके जोड़े में चलने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। सो द अग्रीव पार्टी विल देयरफॉर डिटरमाइन वेदर टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट और टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने लास्ट वाले सेशंस में पढ़ा था, सेक्शन 11 जो कि कॉम्पिटेंट पार्टीज के बारे में बताता है, उसके साथ पे आपको हमेशा कौन सा सेक्शन लिंक करना है, फटाफट से सब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्विकली, कौन सा सेक्शन कनेक्ट करते हैं हम, दैट इज योर नेसेसिटी, सेक्शन नंबर 68। तो जैसे वहां हम उसमें ज्वाइन करके उनको पढ़ रहे थे, वैसे ही जब भी फ्री कंसेंट की बात आएगी आपको सेक्शन नंबर 19 साथ में पढ़ना है। फाइन, सो आई होप अभी तक का मैटर आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ लीडिंग केस लॉस के ऊपर। सो अब हम देते हैं दूसरा कलर। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका लीडिंग केस आता है वो आता है चिकम अमीराजू वर्सेस चिकम शीशा अम्मा, दैट इज योर 1912 का ये आपका जजमेंट है। इसमें क्या हुआ था, इन दिस केस अ पर्सन बाय थ्रेट ऑफ सुसाइड इंड्यूस्ड हिज वाइफ एंड सन टू एग्जीक्यूट अ रिलीज डेट इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज क्लेम्ड एज देयर ओन बाय द वाइफ एंड सन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था अपने पास कि एक पर्सन था यानी कि एक हस्बैंड था, उसने क्या किया, वाइफ और सन को क्या किया, थ्रेटन किया। ठीक है, किस चीज़ के लिए थ्रेटन करा, कि वो एक डीड एग्जीक्यूट करे इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुसाइड का थ्रेट दिया जा रहा है। तो यहाँ मद्रास हाईकोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, मद्रास हाईकोर्ट हेल्ड दैट थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड अमाउंटेड टू कोअर्जन, यानी कि अगर आप किसी को ये बोलकर कोई एक्ट करवाते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा, इन दैट केस वो भी कोअर्जन की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ध्यान रखिएगा। सो विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड इसका इफेक्ट क्या होगा, वॉइडेबल, एंड देयरफॉर रिलीज डीड वाज वॉइडेबल। फाइन, इसको कर लीजिएगा प्रॉपर्टीज, ये आपका प्रॉपर्टीज है। ठीक है, दिस वर्ड इज प्रॉपर्टीज। फाइन, सो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। कौन से जजमेंट में बोला गया है कि सुसाइड इज अ कोअर्जन, चिकम अमीराजू वर्सेस चिकम शिशिम्मा। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट केस की, दैट इज रंगनायकम्मा वर्सेस अलवर शेट्टी, दैट इज योर 1889 केस। इसमें क्या हुआ था, इन दिस केस अ विडो वाज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिमूविंग द कॉप्स ऑफ हर हस्बैंड until she consented to the adoption. फाइन, तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक जो विडो थी उनके हस्बैंड का जो कॉप्स है वो उनको जब तक नहीं रिमूव करने दिया जा रहा था जब तक वो बेबी का अडॉप्शन के लिए अग्री नहीं करती। तो यहाँ पर भी क्या होगा, उनकी फ्री कंसेंट नहीं है। तो इसमें भी मद्रास हाईकोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, द मद्रास हाईकोर्ट हेल्ड दैट हर कंसेंट वाज नॉट फ्री एंड इट वाज coerced अंडर सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड हेंस वॉइडेबल। फाइन, सो इन दोनों केसेस में ही पहले में हमें बताया कि थ्रेट टू सुसाइड इज ऑल्सो कोअर्जन, एंड सेकेंड वाले केस में हमें बताया कि यहाँ पर क्या है, कंसेंट फ्री नहीं है, यहाँ उनको फोर्स किया जा रहा है किसी एक्ट के लिए, तो इसलिए ये भी क्या होगा, वॉइडेबल होगा। फाइन, सो ये हमारे पास बेसिक इनके कुछ केस लॉज हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कोअर्जन एंड ड्यूरेस। तो बेसिकली जो भी आपका जो कोअर्जन है वो आपके इंडियन लॉ में यूज होता है और जो ड्यूरेस वर्ड है वो आपके इंग्लिश लॉ से आया है। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो डील करते हैं। सो कोअर्जन में क्या है, ये इंडियन लॉ में अप्लाई होता है और इसका क्या है, वाइडर स्कोप है, वो अभी हम देखेंगे कैसे वाइडर स्कोप है। ड्यूरेस वर्ड जो है वो हमारे पास फॉरेन लॉ में अप्लाई करता है और इसको क्या है, एक
नैरो स्कोप है। ठीक है, अब जो कोर्सन है दैट कैन बी एम्प्लॉयड अगेंस्ट एनी पर्सन। जरूरी नहीं है जो पार्टी अग्रीमेंट में एंटर कर रही है उसी के क्लोज रिलेशन में हो, कोर्सन किसी के ऊपर भी एम्प्लॉय किया जा सकता है। ड्यूरेस में क्या है, ड्यूरेस कैन बी एम्प्लॉयड ओनली अगेंस्ट द लाइफ और लाइबिलिटी ऑफ द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और मेंबर ऑफ हिज फैमिली। या तो जो पार्टी सेकेंड पार्टी जो अग्रीमेंट में एंटर कर रही है या तो उसके अगेंस्ट में होगा या उसी के कोई रिलेटेड फैमिली मेंबर जो होगा उसके ऊपर ड्यूरेस किया जाएगा। सो कोर्सन का क्या है, वाइडर स्कोप है, यहाँ पे आप सबको कवर कर रहे हो, चाहे वो आपकी फैमिली में हो चाहे ना हो। फाइन, इसके बाद इमीडिएट वायलेंस सब्सिक्वेंट टू कोर्सन इज नॉट एन असेंशियल एलिमेंट। जरूरी नहीं है कि जैसे ही आपने थ्रेटन किया उसी के बाद आपने कोई वायलेंस करा हो, ऐसा कोर्सन में नेसेसरी नहीं है। ड्यूरेस में क्या आता है, ड्यूरेस मस्ट कॉज इमीडिएट वायलेंस। ड्यूरेस में जैसे ही थ्रेटनिंग हुई है इमीडिएट वायलेंस होना नेसेसरी है। नेक्स्ट, अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ गुड्स इज अ काइंड ऑफ कोर्सन। जब हमने डेफिनेशन डील की थी 15 के अंदर तो हमने पढ़ा था कोई भी एक्ट जो फॉरबिडन है बाय आईपीसी या अनलॉफुल डिटेनिंग। ठीक है, तो डिटेंशन ऑफ गुड्स भी या डिटेंशन ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी भी कोर्सन की कैटेगरी में फॉल करता है। पर ड्यूरेस में क्या है, अनलॉफुल डिटेंशन इज नॉट ड्यूरेस अंडर द इंग्लिश लॉ। सो आपने देखा किस तरीके से जब हमने कंपैरिजन में देखा तो हमें पता लगा कि कोर्सन का इंडियन लॉ के अंदर स्कोप ज़्यादा है क्योंकि वहाँ वो किसी भी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट भी कमिट हो सकता है, अनलॉफुल डिटेंशन भी उसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। पर जब हम ड्यूरेस की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ पार्टी या पार्टी के फैमिली मेंबर्स और इसी के साथ अनलॉफुल डिटेंशन जो है वो कवर नहीं होता है। सो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे एमसीक्यू की। सो एमसीक्यू आता है कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉमन इंटेंशन, मीटिंग ऑफ माइंड, कॉमन ऑब्जेक्टिव या ऑल ऑफ द अबव। सो ये हमने डिस्कस किया है आज के सेशन में। फटाफट से सभी जने अपने कमेंट्स देंगे, फटाफट अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे जल्दी से। सो आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर किसी को भी कोई डाउट्स है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। इसी के साथ ये क्वेश्चन का भी आंसर आपने कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पुट किया होगा। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं हमारे एमसीक्यू आंसर्स के साथ में जो अवेलेबल है www.judicialdream.com पर। इसी के साथ इस वाले टॉपिक से रिलेटेड और हर टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही वेराइटी ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो डू विजिट द वेबसाइट एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन। सो ये आज का आपका फर्स्ट होमवर्क था। अब हम बात करते हैं सेकेंड होमवर्क की। इसमें क्या है, एक्स होल्ड्स आउट अ पिस्तौल ओवर हिज ओन हेड एंड थ्रेटन्स टू शूट हिमसेल्फ। यहाँ थ्रेटनिंग हो रही है खुद को शूट करने की। इफ अ रिलीज डीड इज नॉट साइंड बाय हिज वाइफ इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर, एक्स वाइफ साइंस द रिलीज डीड। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द अबव रिलीज डीड इन लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस क्वेश्चन में क्या पोजीशन रहेगी, क्या ये रिलीज डेट वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है। सो ये हमने डिस्कस कर लिया है। सो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद इसका मॉडल आंसर जो हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com पर अवेलेबल है उसके साथ कंपेयर करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि क्या कमी या क्या डिफरेंसेस रहे हैं मॉडल आंसर के साथ में। सो आई होप आज के दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे एंड आप इन्हें आज ही कंप्लीट करेंगे। डू कंप्लीट योर होमवर्क ऑन डेली बेसिस। फाइन, क्योंकि अगर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे, देन यू विल नॉट एबल टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, तो क्या जो भी मिस्टेक करनी है अभी कर लीजिए, ना कि एग्जाम में जाके करनी है। फाइन, सो हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com पर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपके पास लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड अदर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो वहाँ पर अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम के थ्रू, जहां आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। इसी के साथ अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी फीडबैक्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, सो प्लीज़ पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स ताकि हमको भी पता लगे कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी एक्सपेक्टेशंस है लेक्चर्स को लेकर और भी, तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। And do revise this session. This session is really very important for the exam point of view. Thank you so much.